महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 में ज्यादा दिन अब बचे नहीं हैं। ऐसे में टिकट न मिलने पर विधानसभा चुनाव में कूदने वाले जो बागी सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। राज्य की 288 सदस्य विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर थी और उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को की जाएगी, यानी कि आज स्क्रूटनी का दिन है। चुनावी जंग से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 4 नवंबर है और इसके बाद मैदान में बचे बागियों की संख्या पर एक स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन यदि बागी चुनाव मैदान में डटे रहते हैं तो वो ऑफिशियली उम्मीदवार के लिए, यानी कि जो आधिकारिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर सकते हैं। महायुति और एमवीए के चुनावी गणित को बिगाड़ने का ही तो काम करेंगे ही, जिनके बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। और ये भी अहम सवाल है कि बीजेपी को करना पड़ रहा है, इसको लेकर एक कड़ा संघर्ष प्रमुख दलों के बीच। सबसे ज्यादा संख्या में उम्मीदवार उतारने वाली बीजेपी को मुंबई के साथ साथ राज्य के अन्य हिस्सों में बागियों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के बागियों में एक बड़ा नाम गोपाल शेट्टी का आ गया है। वो 2 बार के विधायक और मुंबई से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। मुंबई की बोरीवली विधानसभा सीट से पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजय उपाध्याय के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। शेट्टी ने 2004 और 2009 में विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और 2014 और 19 में मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव जीता था। अब बीजेपी ने बोरीवली से 2014 में विनोद तावड़े तो अब पार्टी महासचिव हैं जो, और 2019 में सुनील राणे को मैदान में उतारा। ये दोनों स्थानीय उम्मीदवार नहीं थे। बीजेपी ने एक सीनियर नेता ने बताया कि वो दोनों सीट जीतने में सफल रहे, लेकिन शेट्टी सहित पार्टी के स्थानीय सदस्य इस बात से असहज हो गए कि उनसे सलाह मशवरा किए बिना ही बाहरी उम्मीदवार को कैसे लाया गया। शेट्टी को झटका तो तब लगा जब उन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया गया, जिससे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के लिए रास्ता साफ हो गया। हालांकि कई लोगों को उम्मीद थी कि शेट्टी को विधानसभा चुनाव में बोरीवली से मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन बीजेपी ने उनके बजाय उपाध्याय को चुन लिया। तो बीजेपी की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार और विधायक योगेश सागर की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश किए जाने के बावजूद शेट्टी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। वहीं एक अन्य स्थानीय बीजेपी नेता अतुल शाह ने मुंबई शहर की मुंबा देवी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है, जहां पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी सहयोगी शिवसेना की आधिकारिक उम्मीदवार बनाई गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी में भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से किशन चंद तनवानी की उम्मीदवारी की घोषणा की गई थी। हालांकि तनवानी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और ठाकरे के प्रतिद्वंद्वी और मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल को अपना समर्थन दे दिया। तो बीजेपी और शिवसेना के लिए अब चुनौतियां क्या हैं, आइए वो भी आपको समझाते हैं। चंद्रपुर जिले में बीजेपी ने राजुरा निर्वाचन क्षेत्र से देवराव भोंगले को मैदान में उतारा है और इस फैसले से नाराज होकर बीजेपी के तो 2 पूर्व विधायकों संजय धोटे और सुदर्शन निमकर ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। राजनीतिक पर्यवेक्षक अभय देशपांडे के मुताबिक सत्तारूढ़ गठबंधन में रांकपा के प्रवेश से बीजेपी और शिवसेना के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव आमतौर पर उम्मीदवारों की छवि पर लड़ा जाता है। दोनों पक्ष यानी कि महायुति और एमवीए में कम से कम 3 प्रमुख राजनीतिक दल हैं और ये स्पष्ट है कि प्रत्येक पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सीमित संख्या में सीटें मिली हैं। बीजेपी और शिवसेना की ओर से पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी रांकपा के साथ एनसीपी के साथ हाथ मिलाए जाने से उनके समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जमीन पर बड़ी चुनौती जरूर पैदा हो गई है। आपको बता दें कि सहयोगी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए। ऐसे मामले भी हैं जहां सहयोगी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए, और जैसे सोलापुर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के दिलीप माने नामांकन उन्होंने दाखिल किया, लेकिन उनके आधिकारिक उम्मीदवार का उन्हें दर्जा नहीं मिला क्योंकि उनके सहयोगी शिवसेना यूबीटी ने अमर पाटिल को यहां से टिकट दे दिया।
निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में माने ने कहा कि मुझे ये बताया गया था कि कांग्रेस की ओर से एबी फॉर्म मुझे दिया जाएगा, वो अभी नहीं आया, इसलिए मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे अपना नामांकन दाखिल करने का फैसला लिया। सोलापुर जिले के पंढरपुर मंगलवेढ़ा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस और इसकी सहयोगी एनसीपी एसपी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी एमवीए की एक घटक है। फिर भी इसके बाबा साहेब देशमुख ने सोलापुर जिले के सांगोला निर्वाचन क्षेत्र से यूबीटी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तो एनसीपी को भी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में अगर हम बात करें तो छगन भुजबल के भतीजे समीर ने नासिक जिले के नंदगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है और वो शिवसेना उम्मीदवार मौजूदा विधायक सुहास कांडे को चुनौती दे रहे हैं। एनसीपी की नासिक शहर इकाई के अध्यक्ष रंजन ठाकरे ने भी मौजूदा बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे के खिलाफ निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के भाई भास्कर ने भी बगावत कर दी है और जालना क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार अर्जुन खोतकर के खिलाफ अपना नामांकन भर दिया है। नागपुर जिले के में बीजेपी के मौजूदा विधायक कृष्णा खोपड़े को नागपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर एनसीपी की बागी आभा पांडे से चुनौती मिल रही है। तो अब कई बागी चुनाव मैदान में आ गए हैं। देखना है कि नामांकन वापस लेने तक क्या इन्हें मना लिया जाता है या फिर ये परेशानी बढ़ाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।